रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आए वे ये है रोशनी का कारवां में। इच्छा, ख्वाब, सपने सब हमारे अंदर हैं, जो साकार तब होते हैं जब हम अपने अंदर की इस आवाज को सुनते हैं। तो फिर होता वही है जो हम चाहते हैं। हमारे आज के मेहमान ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का ख्वाब देखा और उसे साकार भी किया। इसी के साथ साथ वो एक ऑडियो बुक्स बनाने वाली कंपनी बुक स्टॉक के मैनेजर भी हैं। ये मुंबई से हैं और इनका नाम है अपूर्व कुलकर्णी। हमारे सहकर्मी, हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम ने अपूर्व से बातचीत की। आइए सुनते हैं उसका कुछ हिस्सा। नमस्कार, आज हमारे साथ है अपूर्व कुलकर्णी। नमस्ते। अपूर्व, आप प्रोफेशनली करते क्या हैं? प्रोफेशनली बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी। अभी जो मेरा प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, एक कंपनी के साथ मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। जी। कंपनी का नाम है बुक स्टॉक। इंडियन बुक्स को ऑडियो बुक्स के माध्यम से लोगों तक लेके आना, ये इस कंपनी का मकसद है और उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये लोग अक्सर प्रिंट बुक्स पढ़ते हैं, तो ये ऑडियो बुक्स बिकने में कोई दिक्कत? ऐसा है कि हमारे देश में ऑडियो बुक्स एज अ प्रोडक्ट बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। लोग एक्चुअली ऑडियो बुक्स और समझते नहीं हैं। दृष्टिहीनता के साथ जोड़ते हैं। दृष्टिहीनता के साथ, बच्चों के साथ। तो एज अ मैनेजर इस कंपनी में आपका रोल क्या है? मैं एक्चुअली काफ़ी कुछ करता हूँ। आई लुक आफ्टर देयर सोशल मीडिया, प्रोडक्शन एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स। जी। आपके आंखों के प्रॉब्लम के साथ आपने ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसे चुना? जब मैंने 10th पास किया तो मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन किया था। जी। कॉमर्स स्ट्रीम में पता चला कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो सबसे माना हुआ कोर्स है और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया था, तो एक अच्छा सा माहौल बन गया था कि सब साथ में पढ़े, सब साथ में एक मंजिल पाए। निश्चित तौर से काफ़ी कठिनाई इसके लिए आई क्योंकि काफ़ी कुछ हमको स्कैन करके वो जो सॉफ्ट कॉपी है वो बनवानी पड़ी। जी। जो एग्जामिनेशन बॉडी था वो मुझको सही तरीके से एडिशनल टाइम, एडिशनल फैसिलिटीज, स्टडी मटेरियल देने के लिए राजी नहीं था। तो एक तो एग्जामिनेशन राइटिंग है, जी। परीक्षा देना। दूसरा है आपका जो आर्टिकलशिप, जहाँ पर आप एक्चुअली कंपनी में जाके काम करते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो मिलता है आपको। तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत हुआ, कोई चैलेंजेस हुआ? ऑनेस्टली सबसे बड़ा चैलेंज तो आर्टिकलशिप मिलने में हुआ। काफ़ी संघर्ष के बाद मेरा बहुत इंटरव्यूज दिए थे मैंने। लोग क्या कहते हैं जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए? कोई कारण देता है कि क्यों मना कर रहे हैं? या कई बार ये हो सकता है कि शायद आपसे बेहतर कैंडिडेट मिला हो। जी, बिल्कुल पॉसिबल है। कई बार ऐसे होता है कि वो पोजीशन अभी अनअवेलेबल है फॉर वॉट एवर रीजन। जी। काफ़ी बार ये भी होता है कि आईसाइट डिसऑर्डर के वजह से इस बंदे से मैं काम करवा सकता हूँ। जी। और दूसरा कॉन्फिडेंस ये नहीं कि ये बंदा काम कर पाए। जी। तो ये दोनों कॉन्फिडेंस ना होने के वजह से कई बार अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं वो नहीं एक्सटेंड करते हैं लोग। कुछ लोग सही से बोल देते हैं कि आईसाइट डिसऑर्डर के वजह से हम आपको नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग बड़ी अच्छी तरीके से एक रैपिंग पेपर में गिफ्ट रैप करके आपको बोल देंगे कि फलाना रीज़न है। मैंने आर्टिकलशिप जो सही से आर्टिकलशिप चालू की और खाली एक फर्नीचर के तरीके से नहीं रिक्रूट किया था, वो हुआ अगस्त 2007 में। मैंने KPMG नाम की फर्म है, दुनिया की 4 सबसे बड़ी फर्म्स में से एक है, जिसमें मैंने आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन किया था। और वहाँ पे भी एक बात तो ये है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, बट एक्सेप्ट करने के बाद भी जो काम कॉन्फिडेंस से मुझे कोई दे पाए, वो कॉन्फिडेंस लोगों में बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। KPMG के दौरान आपने कुछ टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया या? हम स्क्रीन रीडर्स यूज़ करते हैं, जॉस। जी। कंपनी ने आपको ये सब अरेंज किया या आपको खुद अरेंज करना पड़ा? उनका कहना है कि हम जब आपसे काम करवाएंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि कोई डिसऑर्डर है, हम आपसे 100% एक्सेप्ट करें। तो अगर आपको 100% डिलीवर करने में हमसे कोई सहायता चाहिए, वो देना हमारा काम है। और जब आपके माता पिता को ये महसूस हुआ कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो आगे उन्होंने किस तरह का रवैया अपनाया? जब ये डायग्नोसिस हुआ था तो मैं काफ़ी छोटा था। निश्चित तौर पे उनको बहुत शॉक लगा था। जी। और जैसे सब पेरेंट्स करते हैं, 1000 तरीके की उन्होंने कोशिशें की थी। डॉक्टर्स के पास गए थे, साधुओं के पास गए थे, ट्रीटमेंट की खोज में ये समझने के लिए कि क्या हुआ है। किसी के पास कोई क्लियर आंसर नहीं था, किसी के पास कोई डायरेक्शन नहीं था। तो उसमें आपका पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं हुआ?
रुकावट हुई क्योंकि हमको कैसे है कि आज तक जैसे हमारे माँ बाप पढ़े हैं उस तरीके से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था, तो हमको नई नई चीज़ें जो है ट्राई करनी पड़ी थी। तो कभी हम लोग ने टेक्स्ट बुक्स को मैग्नीफाई कर दिया, एनलार्ज कर दिया, कभी ऑडियो रिकॉर्डेड मटेरियल बनवाया, टीचर अपॉइंट कर दिया जो घर पे आके पढ़वाए, अलग अलग तरीके से कोशिश करके ट्रायल एंड एरर से फिर हम लोग फाइनली पैटर्न में सेट हो गए। जब आप स्कूल में थे, आपके सहपाठी, आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, उनका आपके प्रति क्या रुख? ये एक सवाल है जो मैं काफ़ी बार खुद से भी पूछता हूँ और मेरे सहपाठी से भी पूछता हूँ। अभी ये आदमी मेरे साथ है, इसको एक आईसाइट डिसऑर्डर है। वो डिसऑर्डर क्या है वो मैं ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं हूँ। किस हद तक दिखता है, क्या नहीं दिखता है, तो वो जो है वो समझने में दिक्कत होती है। वो पहला स्टेज हो गया। वो पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज होता है कि जैसे जैसे आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनका आप में और आपका उनमें कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट बिल्ड होना चालू हो जाता है। जो तीसरा फेज होता है वो एक बार आपकी जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, फिर जो एक रिलेशनशिप बन जाता है वो रिलेशनशिप बहुत नॉर्मल सा होता है। मतलब कोई भी दो लोगों में जो रिलेशनशिप होगा उसी तरीके का होता है। फिर उसमें कोई अड़चने, डिफिकल्टी नहीं होती। एक और आपसे पूछना चाहूँगा, आप इतना कुछ किया है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जी, तो आपका जो पर्सनल पैशंस, हॉबीज, इंटरेस्ट क्या है? पिछले कुछ सालों से मैं फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़ की तरफ बहुत आकर्षित हुआ हूँ। फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं साइकिलिंग के लिए जाता हूँ और हम काफ़ी लंबे डिस्टेंसेस के लिए जाते हैं। 130 किलोमीटर चले जाते हैं हम लोग एक दिन में। हैदराबाद के जो मैराथन है वो भागा था। जिम करता हूँ, मतलब ये सब मैं बहुत रिलीजियसली करता हूँ। आपके जो ज़िंदगी का जो अनुभव है उससे आप हमारे सुनने वाले से कुछ बांटना चाहेंगे? खुद को मौका दीजिए, लोगों को मौका दीजिए। ना बोलना और ना एक्सेप्ट करना बहुत आसान बात है। हाँ बोलने की कोशिश कीजिए, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपको समझे, आप भी लोगों को समझने की कोशिश करिए। वो अपने नज़रिए से एक चीज़ को देख रहा है और उसके नज़रिए में वो सही है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं आईवे हेल्प डेस्क से 011-460-70380 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच, या विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.iway.org EYEWAY.org। दोस्तों कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बस उन उम्मीदों का दामन थामे रखिए और काम करते रहिए, क्योंकि बाकी है आप में ढेर सारी जिंदगी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर के शारीरिक रूप से निशक्त जनों के लिए एक खुशखबरी। टेक महिंद्रा फाउंडेशन का स्मार्ट प्लस सेंटर लाया है मुफ्त में ट्रेनिंग और नौकरी का सुनहरा अवसर। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क से 011-460-70380 पर। लिपि हमारी मदद करती है सीखने में, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में। न देख पाने की स्थिति में लिपि की जानकारी यानी ब्रेल की जानकारी होना बेहद बेहद जरूरी है। मैथ्स ब्रेल कोड, जिसे निमिथ कोड कहा जाता है, उसे सबसे पहले हम तक लाने वाले अब्राहम निमिथ का हाल ही में निधन हो गया। इस शख्सियत की जीवन यात्रा हम आप तक ला रहे हैं एक शॉर्ट प्रोफाइल के रूप में। अब्राहम निमिथ का जन्म हुआ 12 अक्टूबर 1918 को लोअर ईस्ट साइड मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में एक हंगेरियन जूइश परिवार में। निमिथ जन्म से ही दृष्टिहीन थे।
पहले उन्होंने शिक्षा ली पब्लिक स्कूल्स में और इसके बाद ज्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन ली न्यूयॉर्क के योंकर्स शहर के जूइश गिल्ड फॉर द ब्लाइंड नामक स्कूल में। फिर उन्होंने पढ़ी साइकोलॉजी ब्रुकलिन कॉलेज से और साइकोलॉजी में ही उन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। यहाँ नेमिथ रुके नहीं और दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए मुश्किल समझे जाने वाले सब्जेक्ट्स मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने लगे। जैसे जैसे उनका कोर्स आगे बढ़ता गया वो सोचने लगे कि काश ऐसा ब्रेल कोड होता जो उनका मैथ्स और साइंस पढ़ना और आसान कर पाता। बस फिर क्या था, उन्होंने वो ब्रेल कोड खुद ही इजाद कर दिया और इसे नाम दिया गया नेमिथ ब्रेल कोड, जिसे पब्लिश किया गया 1952 में। इस कोड को 4 बार रिवाइज किया जा चुका है इसके बनाए जाने के बाद। इसे दुनिया भर में दृष्टिहीन बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ नेमिथ ने द रूल्स ऑफ मैथ स्पीक नामक एक सिस्टम भी बनाया जो गणित के चिन्हों को बोल के लोगों तक पहुंचाता है। 9 जुलाई 2009 को इब्राहिम नेमिथ को नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के साथ डॉक्टर जेकब बुलेटिन अवार्ड से नवाजा गया। नेमिथ ने न्यूयॉर्क के कई कॉलेजेस में पढ़ाया भी है। साथ ही साथ NFB के एक्टिव मेंबर होने के नाते इन्होंने अपने ब्लाइंड मैथमेटिशियन होने से जुड़ी कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। इतना ही नहीं, इस दुनिया से रुखसत होने से ठीक पहले तक भी वो ब्रेल नेमिथ कोड पे काम कर रहे थे। इब्राहिम नेमिथ हम सबको अलविदा कह गए 2 अक्टूबर 2013 को। देखना ना भूलिए नजर या नजरिया, हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पे। दोस्तों, एपिसोड 7 का सवाल था, ऐसा कौन सा खेल है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेला जाता है और इसे कोई भी दृष्टिहीन व्यक्ति किसी भी दृष्टिवान व्यक्ति के साथ आसानी से खेल सकता है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, चेस। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? वो ऐसे, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन अवेलेबल है दृष्टिहीन जनता के लिए और इसी वजह से इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बड़ी ही आसानी से दृष्टिहीन और दृष्टिवान व्यक्ति एक साथ खेल सकते हैं। और दोस्तों, सही जवाब देकर विनर हुए हैं रत्नाकर रमन, वेस्ट चंपारण, बिहार से। रत्नाकर जी, मुबारका। दोस्तों, पिछले सवाल का जवाब तो हमें मिल गया, लेकिन अब आज यानी एपिसोड 9 का सवाल। आज हमने आपसे बात की मैथ्स ब्रेल कोड को बनाने वाले शख्स इब्राहिम नेमिथ की। ऐसी ही एक जर्मन महिला हैं जिन्होंने ब्रेल कोड की रचना की तिब्बतन भाषा में। इस महिला का नाम क्या है? ये है हमारा आज का सवाल। आपके लिए ऑप्शंस हैं A. सबरिया टेम्बकिन, B. साइना नेहवाल या C. प्रियंका चोपड़ा। अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं SMS या ईमेल के जरिए। अपने जवाब के साथ एपिसोड नंबर, आपका नाम और पता लिखना ना भूलें। SMS के लिए हमारा नंबर है 9968329329 9968329329 और हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org radio@EYEWAY.org। ढूंढते हुए वो रह गुजर मिली मुझे रोशनी, जो थामा इसका दामन तो संवरने लगी जिंदगी। इशारे को समझिए दोस्तों, बढ़ते चलिए, चलते चलिए। हम फिर मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अरशद इकबाल को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी, ये है रोशनी का कारवां।